नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स में लिखना आप लोग कि वीडियो आपको कैसा लगा देखने के बाद। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मौलिक अधिकारों की जैसे हम कंप्लीट बात करते हुए चल रहे हैं, आर्टिकल 12 हो तो उसके बारे में कंप्लीट क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ रहे हैं उसको। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पॉइंट और क्या क्या उससे संबंधित सारे के सारे पॉइंट हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। और आर्टिकल नंबर 14 हमने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 15 हमने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 16 हमने पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 16 में जो सेक्शन जोड़े गए हैं 16(4) हो 16(5) हो, ये कब जोड़े गए, उनके बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं 16(4) से संबंधित। और जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिजर्वेशन का संबंध में क्या क्या प्रावधान है, जो शेष बचा हुआ पार्ट्स है 16(4) का उससे संबंधित या आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन के संबंध में क्या प्रावधान है। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है 10 वर्ग, जो जर्नल के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जर्नल के सामान्य के लिए उनके लिए 10% आरक्षण का क्या प्रावधान है, उसको कब लागू किया गया, कौन सा संविधान संशोधन है, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले कौन सा आयोग बना पिछड़े वर्ग के आयोग के संबंध में जो रिजर्वेशन के संबंध में प्रावधान करता है, उन सब के बारे में हम आराम से पढ़ने वाले हैं। और वीडियो आप लोग देखना कंप्लीट, और देखने के बाद आप लोग इसको शेयर करना चाहो तो कर देना, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक करना चाहो तो लाइक कर देना, नहीं तो लाइक भी मत करना। कमेंट्स ज़रूर लिखनी है आपको कि वीडियो आपको कैसा लगा। करते हैं शुरुआत अपने आर्टिकल नंबर 16 में क्या शेष प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ने की हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या ओनली हम बात करें रिजर्वेशन के संबंध में अनुच्छेद 16 में जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान किया गया है कि जी पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। और पिछड़े वर्ग होंगे कौन, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पिछड़े वर्गों की हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग होगा कौन। राष्ट्रपति को आर्टिकल 340 के अनुसार, ध्यान से आप लोग समझना, अब हम प्रॉपर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा। यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है, आर्टिकल 340 के अनुसार वह पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन करेंगे, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि कौन सा पिछड़ा वर्ग है। ये आर्टिकल 16 स्टार्टिंग की बात है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके संबंध में एक हमारा आयोग बना जिसको हम बोलते हैं काका कालेलकर आयोग। ध्यान से समझते हुए आप लोग चलना। यहाँ पर सबसे पहले आयोग बना काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग बना। और प्रथम ये कौन सा था, ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसी से संबंधित इसको ये बताना था कि पिछड़ा वर्ग है कौन सा, या फिर कौन सी कास्ट है पिछड़ी वर्ग, उनको ये बताना था काका कालेलकर आयोग को। और ये बना था 1953 में, और इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। इसकी रिपोर्ट की हम बात करें तो रिपोर्ट कब आई थी, 1955 में। और इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा नकार दिया गया या फिर मना कर दिया गया, इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा आयोग बना था, तो काका कालेलकर आयोग 1953 में गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। और इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया, राष्ट्रपति ने नकार दिया।
यानी यह मान्य नहीं होगी, इसकी रिपोर्ट को ये प्रावधान कर दिया इसकी रिपोर्ट के संबंध में। तो अब उसके बाद हमारा आयोग कौन सा बनता है, उसके बाद आयोग बनता है ये 1953 के बाद आयोग हमारा बनता है 1979, जो बाद में सरकार आती है मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई के संबंध में क्या क्या प्रावधान बनते हैं उसके बाद आयोग बनता है। तो उसके दोबारा जो सेकंड आयोग बनता है, सेकंड या द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो हम बात करते हैं किसकी सरकार थी वहाँ, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 1979 की सरकार के समय बीपी मंडल आयोग बना, बीपी मंडल आयोग बना। कौन सा आयोग बना? मोरारजी देसाई की सरकार में 1979 में वीपी मंडल आयोग बना, और इसने अपनी रिपोर्ट वीपी मंडल आयोग कब बना? 1979। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की राष्ट्रपति के समक्ष? तो रिपोर्ट को इसने दिया 1980 यानी 1980 में प्रावधान रिपोर्ट का किया। और इसमें बात कही गई कि ओबीसी के लिए उसमें क्या प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले हमें जातियों को ही पहचानना था, तो इसकी रिपोर्ट में 3743 जातियों को 3047 जातियों को ओबीसी में रखा गया, ओबीसी में रखा गया। तो इसकी रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, इसकी रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया था। उसके बाद 10 साल बाद इसके निर्णय आता है कि इसके संबंध में इसने कहा क्या था, 3743 जातियों को ओबीसी में रखा गया। तो इसकी रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। अब यहाँ पर हम बात करें, इतनी सारी कास्ट थी, उन्होंने कहा क्या था इसके संबंध में, बीपी मंडल आयोग के संबंध में कहा क्या था कि कितने % ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। यानी कास्ट की तो बात कर ली कि इतने सारी कास्ट होंगी, तो इस रिपोर्ट को तो मना कर दिया, पर इन्होंने कहा क्या था कि कितने % आरक्षण होना चाहिए ओबीसी के लिए या फिर रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसने कहा था कि ओबीसी के लिए, यहाँ हम बात करते हैं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान होगा, आरक्षण का प्रावधान होगा। ये प्रावधान किसने कहा था? ये जो बीपी मंडल आयोग था उसने कहा था कि क्या होगा, 27% आरक्षण होगा ओबीसी के लिए। और उसके बाद इसकी जो बाद में इस राष्ट्रपति ने इसकी रिपोर्ट को नकार दिया, तो यह बाद में 1990 में आती है, और 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार के बाद इसको लागू किया गया, जो 27% आरक्षण था ओबीसी के लिए, वीपी सिंह की सरकार में इसको लागू किया गया कि वीपी सिंह क्या कर दिया, सरकार ने इसको लागू कर दिया। तो हम बात करते हैं 1990 में, इसके 10 साल बाद, इसके 10 वर्ष बाद किसकी सरकार बनती है? वीपी सिंह की, वीपी सिंह की सरकार बनती है। और जो 27% आरक्षण था इसको क्या कर दिया गया, 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया, आरक्षण को लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया।
ये जो 10% आरक्षण 10 वर्ष बाद कब बनी थी सरकार? 1990 में सरकार बनती है और जो रिजर्वेशन था 27% आरक्षण, उसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। और उसके बाद सरकार बनती है 1991 अगले वर्ष ही, क्योंकि इस समय ऐसा दौर था जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी 1976 की, जब हम बात करते हैं 75, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे, तो आपातकाल लग जाने के कारण उसके बाद सरकार चली गई थी। इंदिरा गांधी की तो बार बार सरकारें बदल रही थी। यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पहले किसकी सरकार है? मोरारजी देसाई की सरकार है। उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1990 में। फिर एक साल के बाद फिर सरकार के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव ने इसके संबंध में क्या कहा उसकी हम बात करते हैं। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं 1991 में क्या प्रावधान हुआ जो हमें पढ़ना है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका? वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। फिर सरकार किसकी बन जाती है? फिर सरकार बनती है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। पीवी, वो थे वीपी सिंह और ये हैं पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। सरकार बनती है और इन्होंने क्या कहा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है वो क्या है? वो सही है, यानी उसको सही बताया कि यह सही रिजर्वेशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पर इसके संबंध में इन्होंने जो 10% रिजर्वेशन का है, जो आज लागू है इस समय वर्तमान में 2019 से लागू हुआ था, वर्तमान प्रधानमंत्री की सरकार इस समय, तो इन्होंने लागू कर दिया है इसको। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण तो सही है, पर आर्थिक रूप से जो जर्नल के हैं, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण होगा। 10% आरक्षण होगा, यानी इन्होंने इसको तो बताया क्या संवैधानिक है, ये ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मांग क्या रखी कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या होगा? 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो इसके बाद इसके संबंध में ये उस समय तो इसको लागू नहीं किया गया, इसको उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? अवैध या फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसको उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। और ये किसके संबंध में बात कही गई थी? जो हमारा आयोग यहाँ पर एक बनता है, जो वीपी मंडल आयोग था उस समय, वीपी मंडल आयोग 1980 में बना था। तो उसके संबंध में इसने रिपोर्ट 1980 में दी थी अपनी, 1979 में तो ये बना था। तो इसकी रिपोर्ट के ही संबंध में क्या कर दिया था? इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसको 27% आरक्षण सही है, 10% आरक्षण नहीं होगा। तो इस आधार पर क्या कर दिया? इसको मना कर दिया। और यहाँ पर एक केस भी सामने आता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत
संघ 1992 का मामला है। तो यहाँ पर आता है कि आरक्षण का 10% रिजर्वेशन का प्रावधान। तो इस समय जज कौन थे? एच.एम. कानिया साहब, एच.एम. कानिया। इन्होंने क्या कर दिया था, जो ऊपर 10% रिजर्वेशन को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसमें क्या प्रावधान रखे असंवैधानिक घोषित होने के, कि जो आरक्षण की सीमा है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान एक सामने रखा। और उसके बाद दूसरे प्रावधान की मैं यहाँ बात रखूँ, और क्या प्रावधान रखा, यदि रिजर्वेशन देना है तो वहाँ पर सबसे पहले उनकी जांच की जाएगी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं कौन। तो इसमें कहा उन व्यक्तियों की या उनकी जांच की जाएगी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कौन हैं, इसके संबंध में क्या की जाएगी, जांच की जाएगी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है कौन। उनके संबंध में यहाँ पर एच.एम. कानिया साहब ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में क्या किया, अपना निर्णय दिया। और भी प्रावधान यहाँ पर दिए, जैसे और एससी के लिए भी प्रावधान यहाँ पर इन्होंने कहा कि एससी वालों के लिए भी रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, जो पदोन्नति में आरक्षण है एससी वालों को वहाँ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। तो इसके संबंध में यहाँ पर बात आती है कि एससी वालों के संबंध में क्या प्रावधान दिया। यहाँ एससी यानी अनुसूचित जाति तथा एसटी वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान, पदोन्नति में आरक्षण। तो इसके संबंध में कि प्रावधान दिया कि जो एससी तथा एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल वहाँ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान इन्होंने रखा कि ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर क्या प्रावधान इसमें रखे गए थे, परिणामी ज्येष्ठता यहाँ पर रखी गई थी। ध्यान से शब्द को सुनना, परिणामी ज्येष्ठता को रखा गया, यानी ऐसे वर्ग के लोग जो जिनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है पर ऐसे वर्ग को नहीं दिया जा सकता जो परिणामी ज्येष्ठता के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं बताऊंगा परिणामी ज्येष्ठता होती क्या है। जैसे राष्ट्रपति के बच्चे हुए या फिर उपराष्ट्रपति के या फिर प्रधानमंत्री के, इस तरीके के जितने स्टैंडर्ड एससी एसटी के सदस्य हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा। या फिर संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए ग्रुप बी की जितनी नौकरियां होती हैं उनके बच्चों को आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। परिणामी ज्येष्ठता ये आती है, अभी लिखवा दूंगा मैं इसको, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सब इसी के अंतर्गत आते हैं, अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या आधार इन्होंने रखा, परिणामी ज्येष्ठता को रखा इन्होंने आधार की। इस आधार को देखकर ही क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। और बैकलॉग का प्रावधान भी यहाँ किया गया। बैकलॉग भी क्या होती है उसकी भी बात मैं यहाँ पर कर लूँगा। बैकलॉग का प्रावधान का मतलब है यदि कोई, जैसे हमारे पास 100 वैकेंसी निकलती हैं और 100 वैकेंसी निकलने के बाद यदि ओबीसी में वह वैकेंसी के पद कितने खाली रह जाते हैं, 20 पद खाली रह जाते हैं, तो अगली बार जब वैकेंसी निकलेंगी तो ये वाले 20 के 20 पद अगली वैकेंसियों के साथ क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो ये बैकलॉग का प्रावधान यहाँ पर किया गया।
कि जो पद खाली हैं उनको अगली में जोड़कर कितने प्रावधान 120 वैकेंसी निकाली जाएंगी। ये एक बार के लिए ही लागू होगा, अगली बार के लिए फिर यह लागू नहीं होगा। ये अगली बार जुड़ेंगी नहीं, अगले अलग तरीके से नई वैकेंसी यहाँ पर प्रावधान उनका किया जाएगा। ये बैकलॉग का सिस्टम है, उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर बात की है आपसे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में बन जाती है और 27% रिजर्वेशन को सही बिल्कुल ठहराया, पर मांग किसकी की? 1991 में ही 10% रिजर्वेशन की मांग की, जिसको संवैधानिक उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? घोषित कर दिया कि असंवैधानिक घोषित कर दिया कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और क्या आधार रखे? ये आधार रखे 50% से अधिक सीमा नहीं होगी और उनकी जांच की जाएगी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं कौन, उनके संबंध में। और उसके बाद ऐसी इंदिरा साहनी बनाम के केस 1992 में भी यही प्रावधान थे, इसी से संबंधित है ये। और इसमें क्या रखे गए थे? एससी तथा एसटी वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान, बैकलॉग, परिणामी ज्येष्ठता का आधार यहाँ पर रखा गया। इस तरीके के क्या थे यहाँ पर आधार थे। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब यहाँ पर बात किसके संबंध में आती है? अब हमारी बात आती है परिणामी ज्येष्ठता या फिर उसके संबंध में कि आधार यहाँ पर क्या रखे कि 10% रिजर्वेशन को समाप्त वहाँ पर कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित करके क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। अब बात हमारी कहाँ पर आती है? अब बात आती है कि जो एससी वाले हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, उससे संबंधित क्या तथ्य हैं। यानी एससी तथा एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। अब उससे पहले हम एक यहाँ पर केस पढ़ते हैं या संविधान संशोधन पढ़ते हैं, उसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ पर आया कि आरक्षण में या पदोन्नति में भी आरक्षण उनको दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। उससे पहले के संबंध में जो एससी तथा एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया है, तो सरकार ने कहा कि पदोन्नति में भी आरक्षण क्या किया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। पर वहाँ पर इनका किस आधार पर? इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आधार पर, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आधार पर, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर बताया कि यदि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इनको क्या किया जा सकता है? आरक्षण बिल्कुल दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आती है एक फिर 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में 16(4) क के माध्यम से इसको जोड़ा गया। क्या किया गया? 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995
जोड़ा गया। (1995) के माध्यम से आर्टिकल 16(4) के जोड़ा गया, जिसमें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये प्रावधान यहाँ पर सामने आया। 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, इनको दिया जा सकता है। और जो मैंने आपसे बात की थी परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता की मैंने अभी बात आपसे की थी, वहां पर लिखवाया था परिणामी ज्येष्ठता। तो ये प्रावधान कब से लागू हुआ, तो ये 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 2001 से परिणामी ज्येष्ठता को लागू किया गया, ज्येष्ठता को लागू किया गया। वही प्रावधान है ये, अभी हम जहां अभी पढ़ेंगे, अभी उससे पहले हम रामनंदन आयोग हम पढ़ेंगे। यहाँ परिणामी ज्येष्ठता को लागू किया गया, अभी रामनंदन आयोग भी हम पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रावधान आएगा आपको समझ में। रामनंदन आयोग और कब बना था, 1993 में, 1993 में रामनंदन आयोग बना। अभी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं परिणामी ज्येष्ठता, उससे संबंधित हम रामनंदन आयोग को पढ़ते हुए यहाँ पर समझेंगे। तो रामनंदन आयोग 1993 में बना, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। परिणामी ज्येष्ठता क्या होती है, तो रामनंदन आयोग 1993 में बनता है। और रामनंदन आयोग के लिए या फिर किस लिए रामनंदन आयोग बनता है, तो रामनंदन आयोग क्रीमी लेयर की पहचान के लिए, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए बनता है। यहाँ पर यह प्रावधान रखा गया कि क्रीमी लेयर जो होते हैं उनकी पहचान किसके लिए, जो एससी और एसटी के क्या हैं, क्रीमी लेयर हैं, एससी या फिर एसटी के जो क्रीमी लेयर हैं उनके लिए रामनंदन आयोग 1993 का गठन किया गया। और रामनंदन आयोग से के माध्यम से ही राष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति ने रामनंदन आयोग का गठन इसलिए किया था कि जो क्रीमी लेयर हैं उनकी पहचान की जा सके। तो इस रामनंदन आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि क्रीमी लेयर कौन होंगे उसके बारे में बताया। तो क्रीमी लेयर कौन कौन होंगे, पहला बताया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपीएससी के सदस्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सदस्य है, इनके बच्चे सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। और इनके बच्चों को क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये क्रीमी लेयर की पहचान किसने की, रामनंदन आयोग ने। इसमें बताया कि कौन कौन शामिल नहीं होगा या जिनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, और यहाँ पर
नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको बोलते हैं परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबके इन या केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के ग्रुप ए के बी के कर्मचारियों के बच्चे क्रीमी लेयर में शामिल होंगे, क्रीमी लेयर में शामिल होंगे। यानी इनके बच्चों को क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण का कोई भी लाभ इनको नहीं दिया जाएगा। और कौन है, एससी और एसटी के सदस्य है। इस आधार पर क्या किया गया, पदोन्नति में आरक्षण इनको नहीं दिया जाएगा। ये किससे संबंधित प्रावधान था, जो पदोन्नति में आरक्षण था उससे संबंधित। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर तो बिल्कुल दिया जा सकता है। 77वां संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से 16(4) के आर्टिकल यहाँ पर जोड़ा गया कि उनको आरक्षण पदोन्नति में भी दिया जा सकता है। पर यहाँ रामनंदन आयोग 1993 में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति ने इसलिए इसको बनाया कि किनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए ये आयोग बना। और कौन इसमें शामिल होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने ये सारे के सारे सदस्य लिखे हैं, ये इनके बच्चे किसमें शामिल होंगे, क्रीमी लेयर के अंदर शामिल होंगे। और इनको आरक्षण का पदोन्नति में प्रावधान नहीं मिलेगा। ये प्रावधान यहाँ पर आया। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जो परिणामी ज्येष्ठता से संबंधित 85वां संविधान संशोधन 2001, ये इसी से संबंधित है। ये प्रावधान यहाँ पर परिणामी ज्येष्ठता यही ये लागू होगी। और एम नागराज के संबंध 2006 का एक केस है, उसमें भी ये प्रावधान रखा गया कि कौन कौन होगा, जो क्रीमी लेयर में कौन शामिल होगा, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इनके संबंध में यहाँ प्रावधान बने। एम नागराज यहाँ भी याद रख लेना थोड़ा सा आप लोग। एम नागराज 2006 से संबंधित मामला है। 2006 से संबंधित प्रावधान जिसमें पदोन्नति के आरक्षण की बात की गई कि उनको पहचाना जाएगा कि किसको आरक्षण दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन कहा गया एम नागराज के संबंध में कि पहले तो ये पहचान की जाए कि पिछड़े वर्ग में है कौन, और उसके बाद अपर्याप्त प्रतिनिधित्व किसका है, उनकी भी पहचान यहाँ पर की जानी चाहिए। और बाकी जितने सदस्य हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में नहीं है, उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और पिछड़े वर्ग कौन है, उनकी भी पहचान यहाँ पर की जाएगी। ये सरकार से इन्होंने कहा कि उनकी पहचान सरकार करे और उसके बाद क्या करे, आरक्षण उनको दे। ये प्रावधान एम नागराज 2006 से संबंधित मामला है, उसमें ये कहा गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में क्या प्रावधान है, और ये भी 10% रिजर्वेशन की भी मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल 17 से पहले। उस पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक रूप से जो जर्नल वाले हैं सदस्य हैं, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कब से किया गया। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब यहाँ बात आती है सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण। और ये कौन से लोग हैं, ये वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कैसे हैं, पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
अब यहाँ पर बात आती है इसको कब से लागू किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो यहाँ पर जर्नल हैं, जर्नल वालों के लिए भी रिजर्वेशन कर दिया गया है। हालांकि 1991 में इसको क्या कर दिया गया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब वर्तमान समय में इसको लागू कर दिया गया है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह 103वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन है। और विधेयक की मैं बात करूं तो ये कौन सा विधेयक है, 124वां विधेयक है। और विधेयक और संविधान संशोधन अलग अलग होता है। जब पहले पेश किया जाता है कोई भी प्रस्ताव तो क्या होता है, वो बिल होता है, विधेयक होता है। और यह कंप्लीट पारित हो जाता है तो वह क्या माना जाता है, संविधान संशोधन माना जाता है। यदि ये बिल यदि समाप्त हो जाएंगे तो ये किस में काउंट होंगे, विधेयक में तो काउंट होंगे पर संविधान संशोधन में काउंट नहीं होंगे। इसी कारण से बिल अधिक हैं और संविधान संशोधन कम है। वर्तमान तक बात हम करेंगे कौन से संविधान संशोधन लास्ट में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं। तो 124वां विधेयक है और 103वां संविधान संशोधन है। और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली या इसको कब लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया जनवरी 2019 से इसको लागू कर दिया गया। जनवरी 2019 से इसे लागू कर दिया गया। और डेट की मैं बात करूं यहाँ पर कौन सी डेट है, तो 12 जनवरी है। 12 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया था। और यदि मैं बात करूं यहाँ लोकसभा में इसको कब पारित किया गया, लोकसभा में 8 जनवरी को। और राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में इसको 9 जनवरी में क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। और वर्तमान की कंडीशन क्या है, 12 जनवरी 2019 से क्या है, ये लागू है। ये आप लोग समझ सकते हैं। इसको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन है। और विधेयक कौन सा है, 124वां विधेयक है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। और इसको कहाँ पर जोड़ा गया है, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो इसे अनुच्छेद 16(6) क में इसको जोड़ा गया है, क में जोड़ा गया है। और यहाँ पर आर्टिकल 16(6) ही आ जाता है, क का कोई प्रावधान नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा गया है। और जहाँ हमने बात की थी जो प्रावधान इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में 1992 का केस था, उसमें आरक्षण का जो 10% था उसको क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। पर यहाँ ये क्यों लागू है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में यहाँ प्रावधान दिया है, निर्णय दिया है कि जो ये 10% रिजर्वेशन होगा वह 50% की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा। यह 10% आरक्षण 50% सीमा से बाहर होगा। ये प्रावधान किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10% आरक्षण है यह किससे बाहर होगा, 50% की सीमा से। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्य में भी वहाँ प्रावधान 69% रिजर्वेशन का प्रावधान है। जब आर्टिकल 16(4) हम पढ़ते हैं तो वहाँ राज्य ऐसा कर सकता है कि निवास के आधार पर भी क्या करे, उसको रिजर्वेशन दे सकता है जो वहाँ की जनता है। तो वहाँ 50% तो ये पूरे देश के संबंध में है। ओनली स्टेट की बात की जाए तो कोई भी एक विशेष राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए निवास के आधार पर भी रिजर्वेशन दे सकता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लो। और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की और उसके बाद आर्टिकल नंबर 18। इतने बड़े वीडियो बन जाते हैं, ये ओनली आर्टिकल 16 पढ़ोगे कंप्लीट, तो इसको कंप्लीट आप लोग पढ़ा करो। लो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता या फिर छुआछूत से संबंधित यहाँ प्रावधान किया है। मना किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ या लिंग के आधार पर उसके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसके साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 17 में क्या प्रावधान है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो कहाँ पर मिलता है? आर्टिकल नंबर 17 में मिलता है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी कहते हैं, एक कथन कहते हैं। क्या कथन कहते हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, यानी अस्पृश्यता के संबंध में क्या कथन उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता से हम समानता नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि जब तक हम अस्पृश्य यानी स्पृश्यता रखेंगे तो उसके कारण हम क्या नहीं कर सकते हैं, समानता बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 इनके संबंध में क्या नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आएगी। यहाँ संसद को भी ये अधिकार दिया गया है कि इसके संबंध में संसद विधि या फिर कानून बनाएगी और इसके संबंध में क्या कानून बना सकती है संसद? आर्टिकल नंबर 35 यानी 35 जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर ये प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों में हनन करती है तो वह संसद उसके लिए क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। ये प्रावधान रखा गया है। तो अस्पृश्यता के संबंध में भी क्या कर सकती है संसद? आर्टिकल 35 के अनुसार, अनुच्छेद 35 के अनुसार, अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद अस्पृश्यता से संबंधित विधि बना सकती है। तो इसके संबंध में सबसे पहला प्रावधान किया गया, अस्पृश्यता से संबंधित सबसे पहला प्रावधान किया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना और उसके बाद इसमें बदलाव किया गया 1965 में और यह प्रभावी रूप से 1976 में लागू हुआ, जो आज का वर्तमान अस्पृश्यता अधिनियम है, जो कंडीशन अब वर्तमान में चल रही है। तो उसके बाद इसमें बदलाव किया गया और बदलाव कब हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में, यानी ये पूरा एक्ट का नाम है। और उसके बाद बदलाव कब आया? 1976 में बदलाव किया गया। और इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान इसमें हैं? तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई अस्पृश्यता में लिप्त पाया जाता है कोई व्यक्ति, और क्या नहीं कर सकता है, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है यदि वह अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में लिप्त पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला प्रावधान है 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना
और दूसरा प्रावधान क्या है यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा प्रावधान है, सेकंड प्रावधान है 6 माह की सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। और अगला प्रावधान क्या है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि वह अस्पृश्यता से संबंधित अपराध में शामिल है तो वो क्या नहीं कर सकता है, या क्या उस पर जुर्माना लगेगा। 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, 6 माह की सजा का प्रावधान है, और वह क्या नहीं कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये प्रावधान अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955-1976 में बदलाव किए गए। हालांकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, तो यहाँ पर नाम इसका लिख लेना आप लोग। यहाँ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम है इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 इसका नाम है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। जो मैंने सीधे तौर पर आपको लिखा था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955-1976, तो उसका रियल नाम क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। यानी एक जो नागरिक होता है उसके मूल अधिकारों से या अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान इसमें 1976 में किए गए हैं। ये प्रावधान कहाँ हैं, आर्टिकल 17 के अनुसार है कि अस्पृश्यता नहीं आपको करनी है। आपके लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो आप लोग देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका आर्टिकल 17 का। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। क्या क्या संबंध में या किस किस संबंध में कौन सी उपाधि नहीं है, किसको उपाधि माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, वीडियो पॉज करनी है और आपको स्क्रीनशॉट लेना है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को क्या नहीं दी जाएगी, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण कर लेते थे, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर ली जाती थी, तो इस तरीके की कोई भी, जैसे नाइटहुड की वर्तमान की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटेन में अभी भी लागू है, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके की क्या नहीं है, उपाधि नहीं दी जाएंगी। भारतीय संविधान में इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या मिलता है आर्टिकल 18 में, उपाधियों के अंत या समाप्ति का प्रावधान है। और इसके संबंध में अपवाद भी आप लोग उसको समझ सकते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र भी रखे गए हैं जिनके संबंध में उपाधि दी जा सकती है। तो कौन कौन से हैं, वो 2 क्षेत्र जिनके संबंध में उपाधि प्रदान की जा सकती है। तो कौन से हैं 2 क्षेत्र, एक तो है सेना तथा साहित्य के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, यानी इसके संबंध में क्या है, कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये आर्टिकल 18 को भी सेक्शन में विभाजित किया गया है। 3 सेक्शन इसके रखे गए हैं, 3 खंड इसके रखे गए हैं। आर्टिकल 18 आप लोग पढ़ोगे तो आर्टिकल 18 का 1 में तो प्रावधान लिखा है सेना तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, उपाधि दी जा सकती हैं। और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर लिखा है, यदि जो पुरस्कार भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं या पद्म विभूषण हैं, इनके संबंध में इनको
उपाधि माना है या फिर इनको पुरस्कार माना है, इनके संबंध में भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ अगली में बात करूँ, जैसे भारत रत्न या फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किस में शामिल होंगे, उनकी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो, भारत रत्न कोमा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोमा पद्मश्री, आदि पद्मश्री, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पुरस्कार माना है, पुरस्कार माना है और कहा है कि ये क्या है, ये पुरस्कार है, इनके संबंध में ये क्या नहीं है, उपाधि नहीं है। और ये भी शर्त वहाँ पर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो वह अपने नाम के आगे या फिर वह अपने नाम के पीछे ये शब्द नहीं लगाएंगे। जैसे पद्म या भारत रत्न या पद्मश्री, इस तरीके से जीवित व्यक्ति अपने नाम के, यहाँ पर ध्यान से देखना, जीवित व्यक्ति स्वयं अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेगा, इनका प्रयोग नहीं करेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके संबंध में कहा है कि यहाँ पर क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद यहाँ रख सकते हैं। और भारत के संबंध में यदि विदेश से कोई उपाधि प्राप्त होती है, ये तो भारत की कंडीशन है कि भारत में क्या नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ विदेश के संबंध में बात करूँ, यदि विदेश से आपको कोई उपाधि प्राप्त होती है तो विदेश से प्राप्त उपाधि या पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से ही स्वीकृत किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना। यदि विदेश से कोई भी उपहार प्राप्त आपको होता है, उपाधि आपको प्राप्त होती है, तो अनुमति किसकी लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी होगी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकता है इस तरीके से। और थोड़ा सा इनके बारे में, भारत रत्न या इनकी शुरुआत कब होती है उसको भी आप लोग याद रख लेना। 1954 में इनकी क्या होती है, इनकी शुरुआत की जाती है, इनकी शुरुआत की जाती है। ये याद आप लोग रख सकते हैं ध्यान से। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, ये कब निर्णय दिया था कि अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकता है, तो 1996 में इसका निर्णय दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ये प्रावधान दिया था या निर्णय दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे किसी भी उपाधि का या फिर जो ये भारत रत्न, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये तो आप लोग याद रखना ही, इनकी शुरुआत कब की गई थी, 1954 में। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। और पसंद आए तो शेयर कर देना, नहीं तो शेयर नहीं करना। आप लोग लाइक करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी मत करना लाइक। मतलब है पढ़ाई करना, पढ़ाई आप लोग करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।